सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन में हम बिहार के कुछ ऐसी खास खबरों के साथ हम आधे घंटे तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, जिन खबरों को लेकर सियासत गलियारे में भी हंगामा खड़ा है और बिहार के सियासत में भी इस बात को लेकर चर्चा है। मौसम पर भी चर्चा होगी कि मौसम जिस तरीके से बिहार झारखंड में करवट ले रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो आने वाले समय में बाढ़ एक बड़ी मुश्किलों के रूप में सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। समस्तीपुर में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी घटना बिहार को शर्मसार करने वाली है कि जैसे भी ये घटना घटी हो, जिस तरीके से महिला और लड़कियों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं सीएम के दिल्ली यात्रा से। जी हां, कहा यह जा रहा है कि आंख के इलाज के लिए वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में कोई मुलाकात जरूरी नहीं है। लगातार पिछले 48 घंटों से मीडिया में ये खबरें सुर्खियों बनी रही कि प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में किनको जगह मिलनी चाहिए, कितनी जगह मिलनी चाहिए, इसको लेकर चर्चाएं हो सकती है। लेकिन जदयू के चाणक्य ललन सिंह कह गए कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं होनी है। दिल्ली यात्रा पूरी तौर पर निजी यात्रा है और वो आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं। और उनके साथ जो खबर आ रही है कि डॉक्टर आजाद जो नेत्र चिकित्सक हैं, देश में उनकी एक अपनी पहचान है, वो भी दिल्ली उनके साथ गए हैं। जो फिलहाल यहाँ पे प्रोफेसर नियुक्ति के लिए जो आयोग है, उस आयोग के वो चेयरमैन भी है। तो मतलब लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ है कि आरसीपी कहते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में जदयू जरूर शामिल होगी। इतने आश्वस्त होकर पिछली बार भी कह रहे थे, लेकिन क्या हुआ वो सब कुछ सामने है। पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। क्या इस बार आरसीपी का ये बयान कहीं नीतीश पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं है? और वहीं ललन सिंह का बड़ी बेबाकी से ये कहना कि ये निजी यात्रा है, कुछ अंदर खाने में चल तो नहीं रहा है। शिवानंद तिवारी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक वाल पर इसी तरीके के सवाल खड़े किए। चलिए हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ गए हैं अशोक मिश्रा जी, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अशोक जी, सीधा सवाल, एक चाणक्य हैं तो एक कह सकते हैं नीतीश कुमार के खासम खास में, दोनों खासम खास हैं। दोनों का बयान अलग अलग संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये कहना ललन सिंह का कि नहीं ये निजी यात्रा है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो जगह मिलने की बात हो रही है, उसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली गए हैं और 3 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। लेकिन जो पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें आ रही हैं, और ख़ास करके एक मीडिया जो आजकल सरकार से जिसकी नाराज़गी है, वो लगातार खबरें दे रही थी और वो कह रही थी कि सोमवार को ही मुख्यमंत्री जाएंगे दिल्ली। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में तब्दीली की है और आज वो दिल्ली जा रहे हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो 3 दिनों तक रहेंगे। लेकिन जो सीएम का कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम में कहीं भी मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की चर्चा नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली जा रहे हैं वो निजी उनकी यात्रा है। जैसा कि जदयू के संसदीय दल के नेता हैं ललन सिंह, चाणक्य तो हैं ही, लेकिन संसदीय दल के वो नेता भी हैं। निश्चित रूप से दिल्ली जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो ललन सिंह उनके साथ रहते हैं। लेकिन इस बार ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री की यह निजी यात्रा है और वो आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अपने साथ एक नेत्र रोग विशेषज्ञ आईजीएमएस में जो पोस्टेड हैं उनको साथ भी लेकर के गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 3 दिनों तक मुख्यमंत्री वहाँ क्या करेंगे।
जो जानकारी मिल रही है कि उस जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। चूंकि अभी तक समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है, मिलने का कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक आधिकारिक रूप से कहीं कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो खबरें आई, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और वो खबरें इसलिए आई कि यूपी में जो घटना चक्र बढ़ा और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जब केंद्र सरकार अस्थिर हुई है, तो लग रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब विस्तार का समय आ गया और लगभग 24 मंत्री अभी भी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में खाली हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश के खासम खास तो हैं ही, आप विधिवत रूप से कह सकते हैं कि जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से भी आरसीपी बोल रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें जदयू शामिल होगा। और आरसीपी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर जदयू की भागीदारी इस बार तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री इस कोरोना के संक्रमण काल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या बिहार की राजनीति को लेकर के या बिहार के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री या बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह स्थिति तब स्पष्ट हो पाएगी जब मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट करके वापस आएंगे। अभी 2 दिन का वक्त है और ऐसी स्थिति में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आरसीपी और ललन सिंह की जोड़ी है, इन जोड़ी में 2 विरोधाभास आ रहा है। इसी पर शिवानंद तिवारी ने निशाना साधा है और शिवानंद तिवारी कहते हैं कि दोनों लेफ्ट एंड राइट हैं नीतीश कुमार के। और पिछली दफे जब आरसीपी ने पूरी तरह से दावा किया था और ये खबरें भी आ गई थी कि आरसीपी सिंह का शपथ ग्रहण तय है और अंतिम समय में आखिर क्यों पलट गई बाजी, तो शिवानंद का इशारा कहीं न कहीं है कि जब एक व्यक्ति के देने की बात हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश के सामने लवकुश समीकरण की बाध्यता थी और नीतीश को अपने आरसीपी की भी चिंता थी। तो आरसीपी का मंत्री बनना तय था। लेकिन ललन सिंह भी नीतीश के काफी करीब हैं और अंत समय में बाजी पलट गई और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आरसीपी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में थे और वापस लौट के आ गए और उन्होंने कहा था कि केवल एक तरह से सांकेतिक भागीदारी हमको पसंद नहीं है और इसका यह करके वापस लौट गए थे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जदयू के अंदर जो 2 बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के अलावे, उनके बीच जो ये आपस में जो संवाद है या यूं कहिए कि मीडिया के सामने जो बयान आया है, उस बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटपट जरूर है या अंदर खाने में कुछ बात जरूर है। लेकिन ये इस बात की सार्थकता और इसकी सच्चाई तब सामने आएगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस लौट के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी न्यूज रूम से जुड़े हुए थे और हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ये जुगलबंदी क्या कहती है? आज एक फिर से अपने चिराग अपने साथियों को एक पत्र, 4 पेज का एक पत्र जारी किया है, जिस पत्र में नीतीश कुमार पर वो सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि हमारे और हमारे पापा को वो कमजोर करना चाहते थे, राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। हमेशा दलित की राजनीति को, जो हमारे पापा राजनीति करते थे, उसको वो महादलित के सहारे या इन सब चीज़ों के सहारे हमेशा वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। राजनीति में जब 2014 में हम लोग चुनाव लड़े एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के गठबंधन के साथ, और उसके बाद जब फिर दोबारा नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना, उस वक्त हमारे पिताजी बेहद असहज थे। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोग सरकार में रहे। जिस समय में ये स्थिति बनी थी कि हमारे पापा आईसीयू में थे, उस समय वो कह रहे थे कि 2 सांसद 2 विधायक वाले को अगर हम राज्यसभा भेजते हैं तो वो उनको समझना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जो है पूरे पत्र में अगर हम बात करें तो नीतीश पर लगातार तल्ख टिप्पणी इन्होंने की है इस पत्र के माध्यम से। और उसके बाद ये हम कह दें कि आज का जो ट्विटर ट्रेंड है, उस ट्रेंड में सबसे ऊपर ये दो राहुल गांधी का एक कोरोना को लेकर आया है वो, और ये चिराग पासवान का ये पत्र लगातार ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 नंबर 2 पे। तो ये ट्रेंड कर रहा है और इस ट्रेंड के पीछे वजह क्या है? और अभी अभी पारस का भी बयान आया कि चिराग मेरा बेटा है और चिराग जो यात्रा शुरू करने वाले हैं 5 जुलाई से, उस यात्रा में तन मन धन से हम सभी लगे रहेंगे। हम 5 पांडव उनके साथ खड़े हैं। पार्टी को लेकर कुछ स्थिति ऐसी आई थी जिस वजह से हमें बागडोर संभालना पड़ा, लेकिन हम चिराग के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अशोक जी,
ये कैसी जुगलबंदी है? पार्टी तोड़ के अलग होते हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और फिर अब संसदीय दल के नेता तो बन ही जाते हैं पारस, और अब कहते हैं कि हम 5 पांडव हैं और जो यात्रा शुरू करने वाले हैं चिराग, उस यात्रा में हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चिराग पासवान ने पत्र लिखा है और उस पत्र में उसने मार्मिक अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है और सिलसिलेवार चिराग ने विस्तृत रूप से चर्चा की है कि किस तरह से 2005 के अप्रैल में जो चुनाव हुए थे उसमें 29 विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ रखा था। फिर नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो दलित और महादलित का किस तरह से विभाजन किया। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जब हमारे पिताजी तबीयत उनकी खराब थी तो उन्होंने एक बार भी उनका हालचाल नहीं लिया और जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा की है, मंत्रिमंडल में जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि जब लोजपा के एनडीए का गठबंधन हो गया था 2019 में, तो ऐसी परिस्थिति में लोजपा को फिर मंत्रिमंडल में भाग नहीं दी गई। रूप से कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने मार्मिक अपील की है और पशुपति कुमार पारस लगातार बोलते रहे हैं, बार बार बोलते रहे हैं कि चिराग पासवान तानाशाह हो गए थे पार्टी में। उन्होंने पार्टी के अलावे परिवार को भी तवज्जो देना बंद कर दिया था। पार्टी भी वो तानाशाही के रूप में चला रहे थे और परिवार में भी वो सबकी उपेक्षा कर रहे थे। इसलिए पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ी है और उन्होंने चिराग को एहसास कराया। लेकिन इतना मानिए कि पशुपति कुमार पारस भी नहीं चाहते हैं कि लोजपा कमजोर हो और चिराग पासवान अगर उनसे आगे निकलते हैं तो फिर पशुपति कुमार पारस की भी स्थिति हास्यास्पद हो सकती है। इसलिए पारस ने भी यह मैसेज देने की कोशिश की है कि चिराग के जो कदम थे उस कदम पर रोक लगाने के लिए, तानाशाही कदम पर रोक लगाने के लिए उन्होंने यह रास्ता अख्तियार किया है। और उन पर जो आरोप लग रहे थे कि सत्ता के लिए यानी कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ी है, तो पारस यह संदेश देना चाहते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होना उनका ध्येय नहीं है। उनका ध्येय था कि चिराग पर लगाम लगाना और अगर चिराग पार्टी को मजबूत करने के लिए, चूंकि अभी तक लोजपा में पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। चिराग पासवान ने दिखाया लेकिन पशुपति कुमार पारस ने उनको बर्खास्त नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि जो अंदर खाने में अगर हो कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता और एक समझौता हो और इसके बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों मिल करके या पूरा परिवार फिर से पार्टी को चलाए। ये संभावनाओं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो पशुपति कुमार पारस जिस उद्देश्य के लिए गए उनकी पूर्ति नहीं होती है। और जिस तरह से जुलाई में चिराग पासवान ने समूचे बिहार के दौरे की बात कही है और खास करके हाजीपुर से उन्होंने शुरुआत की बात कही है, जबकि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से ही सांसद हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए थे और इस पत्र के बाद जिस तरह की पारस की प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया राजनीतिक रूप से जो भी संदेश देने की कोशिश हो, लेकिन इतना तय है कि अगर जनता के बीच चिराग जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर बेचैनी बढ़नी, उन 5 सांसदों के बीच बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि सवाल वोट का है और वो भी पासवान वोटर के वोट का है, जिसके सहारे रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में लगभग 4 दशक तक अपने मिजाज में राजनीति उन्होंने की। और अगर उस वोट पर अगर चिराग का कब्जा होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पारस के लिए भी और दूसरे पार्टियों को भी कि हम किस तरीके से चिराग के बगैर बिहार में पासवान जाति को लेकर जो 6% के करीब उनका वोट है उसको लेकर हम कैसे सियासत साधें, ये एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए हम इस बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बात कर रहे हैं टीकाकरण के टोटका को लेकर। जी हाँ, राज्य सरकार इस महाअभियान के दौरान ये दावा कर रही है कि आने वाले 6 महीने में हम 6 करोड़ लोगों को का टीकाकरण करेंगे। मतलब हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। मतलब 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना टीका देने की बात हो रही है। और ये टीका दिलाने लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो व्यवस्था की बात आ रही है वो व्यवस्था सरकार इस स्तर पर कर रही है कि हर आंगनवाड़ी सेविका से लेके सहायिका से लेके जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी वर्कर हैं उनका वो इस्तेमाल, उसके सहारे गांव-गांव तक पहुंचने की उनकी कोशिश हो रही है। हालांकि काफी मुश्किल है, महाअभियान के बावजूद बिहार उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है जिस लक्ष्य की चर्चा दावा बार बार किया जा रहा है। लेकिन चलिए, एक उम्मीद है कि बिहार 6 करोड़ लोगों को अगर 6 महीने के अंदर में टीकाकरण का काम वो कर देती है तो वाकई में हम कोरोना की इस जंग में जीत सकते हैं। और
जंग जीतना तभी संभव होगा जब हम सभी लोग वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के जो मुहिम है उस मुहिम में एक साथ खड़े नहीं होते हैं। तो जरा आज पहले मुख्यमंत्री इस पर क्या अपील कर रहे थे, जरा वो सुनते हैं, फिर मंगल पांडे, और उसके बाद हम खगड़िया चलेंगे जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय से जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि नेता हैं उनसे प्रशासन ने बात की है। और पूरे बिहार में ये चल रहा है कि ऐसे लोगों से बात किया जाए जो समाज में वैसे तबके जो टीका नहीं लेना चाहते हैं उनको टीका दिलाया जा सके। जरा पहले देखिए कि नीतीश कुमार और मंगल पांडे क्या कहते हैं, फिर हम खगड़िया को लेकर क्या आज डीएम ने बैठक की, क्या डीएम ने बैठक के बाद क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सीएम और मंगल पांडे का बयान सुन लेते हैं। के माध्यम से 18 से 44 आयु वर्ग के लगभग 38,10,826 लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज और 57,549 लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। इस तरह से कोशिश की गई 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों का जरूर टीकाकरण कराएंगे। और जान लीजिए टीकाकरण कोई एक ही डोज नहीं होता, डबल डोज होता है। यानी इसको ध्यान में रख करके, इस पर विचार करके कई बार स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की, विशेषज्ञों की राय ली, हम सब लोग बैठे और मिल करके ये निर्णय हुआ कि भाई हम लोगों को तो ये करना, हर हालत में हम लोगों को करना। तो ये काम अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब पूरे तौर पर हम लोगों को तो करेंगे ही। और आज भी अभी तक आप देख लीजिए कि बिहार में कुल मिलाकर के 1,16,46,119 लोगों का पहला डोज और 22,05,440 लोगों के टीका का दूसरा डोज दिया जा चुका। बड़ा अभियान कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से शुरू किया। वह निश्चित रूप से कोरोना के मरीजों के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है और कोरोना के सुरक्षा चक्र के रूप में आज यह वैक्सीन हम सब लोगों के सामने है जो लोगों को दिया जा रहा है। और राज्य ने तय किया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है। वैसे अगर हम अभियान की बात करें तो पल्स पोलियो अभियान में 2012 में इसी तरीके से महाअभियान की शुरुआत की गई थी और एक दिन में 7 करोड़ बच्चों को टीका दिया गया था। हालांकि इस बार कोरोना की अगर हम बात करें तो 86 लाख मतलब 1 करोड़ के करीब लोगों ने वैक्सीन लिया है। तो इसलिए इस तरह के अभियान भारत में पहले भी होता रहा और उसी मजबूती के साथ तमाम लोगों को सामने आने की जरूरत है। चलिए हमारे साथ गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, ये जो महाअभियान की शुरुआत हुई है राजधानी में और जो टीका अभियान में जो लगे हुए जो लोग हैं उनका क्या मानना है कि जो जितने टीका की जरूरत है उतना टीका सरकार के पास उपलब्ध है? जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हो या जो कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी, तमाम लोगों से जो बातें हुई है उन्होंने कहा कि देखिए ऑर्डर दिया हुआ है और एडवांस पेमेंट जो है बिहार सरकार ने कर रखा है कि जैसे ही टीका का जो कहा जाता है कि जो ऑर्डर दिया वो कंप्लीट होता है उसे देने में कोई देरी ना हो। देखिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि देखिए देरी हुई है, कारण उसका बस यही था कि 2 ही कंपनी बिहार देश में टीका का निर्माण कर रही है। पहले से ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बिहार सरकार की तरफ से पहले से दिया हुआ था और एडवांस पेमेंट भी जो है दवा एजेंसी कंपनियों को जो है दिया गया था ताकि दवा की जो खेप आने में अगर कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत कहीं से ना हो। देखिए बिहार में जो है पटना टॉप में हुआ है और पूरे देश में टॉप 10 शहरों में जो टीका का जो सर्वे हुआ उसमें पटना शामिल हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं एक दिन में 56,000 से अधिक जो है टीका देने का जो है टारगेट जो है बिहार सरकार और खासतौर पटना जिला प्रशासन ने हासिल किया है। इसको लेकर एक खुशी की बात है देश में जिस तरह से कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा अगर बिहार की अगर बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा था। उस स्थिति में टीकाकरण का जो कार्य जो बीच में रुक गया था उससे लोगों को काफी निराशा हो रही थी। लोग काउंटर पर पहुंच कर वापस लौट रहे थे और उस निराशा से जो है लोगों को जो है कई जा सकते कोरोना का डर जो है वो और बैठा हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए थे। लेकिन जो कोवैक्सीन लेने वाले थे जिनको दूसरा डोज उनको लेकर पिछले 2-3 दिनों तक काफी परेशानी हुई है। कल से स्थिति समान हुई है। यह भी एक संकट है कि कोवैक्सीन जो पहला डोज ले लिया है क्योंकि अब कोविशील्ड अधिक से अधिक संख्या में वो कोविशील्ड वैक्सीन आ रहा है लेकिन कोवैक्सीन को लेकर समस्याएं खड़ी हुई है। चलिए खगड़िया हम आपको ले चलते हैं जहां प्रशासन ने जो धार्मिक गुरु हैं
उनसे उन्होंने संपर्क साधा और उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लें और जो 100% लक्ष्य रखे गए हैं उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो डीएम खगड़िया ने एक अच्छी पहल की है कि तमाम धार्मिक समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस अभियान में सहयोग के लिए अपील उन्होंने किया है। देखिए इस मौके पर डीएम क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। जिला की अगर बात करें तो अब तक कुल 1,85,000 से ज़्यादा लोगों ने कल तक टीका ले लिया है और अब रफ्तार हम धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। हम बीच में कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो गई थी लोगों के मन में और इसके निवारण के लिए हमने प्रत्येक स्तर पर जो भी यथासंभव प्रयास हो सकता था हम लोग कर रहे थे। आज भी धर्मगुरुओं के साथ मैंने बैठक की और उन लोगों ने भी सारे लोगों से अपील की है। मकतब के लोग और इमाम सभी जगहों से जुड़े थे आज संवाद के माध्यम से और उनको भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो यथासंभव सहयोग हो सकता है इसमें अधिक से अधिक। चलिए इस तरह की पहल करने की बिहार के दूसरे जिले के डीएम को भी इस तरह से पहल करनी चाहिए। चलिए हमारे साथ स्वतंत्र खगड़िया से जुड़ गया है। स्वतंत्र, इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए संतोष जी, पिछले कई दिनों से खास करके खगड़िया में इस तरह के प्रशासन को खबरें मिल रही थी, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जहाँ पे हैं वहां से इस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। तो इसी को लेकर के जिलाधिकारी के निर्देश पर समरनालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी नेता हैं, धर्म गुरु हैं, उनको बुलाया गया और उनसे प्रशासन ने 1-to-1 बात किया। तो उन्होंने इस तरह का विश्वास दिलाया है कि वो उनके इस अभियान में वो सहयोग करेंगे, क्योंकि उनका जो खास करके अल्पसंख्यक का जो संस्थान है वो भी सपोर्ट कर रहा है वैक्सीन को लेकर के। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम उन पब्लिक जो विरोध कर रहे हैं वैक्सीन लेने को लेकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खगड़िया से स्वतंत्र जुड़े थे और आने वाले समय में उनका पूरा सहयोग मिलेगा। बारिश से बेहाल बिहार और झारखंड, अगर हम मौसम विभाग के दावे की बात करें तो 23 तारीख तक ये स्थिति बनी रहेगी। रुक रुक कर बारिश होगी और बिहार के 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसी तरह से झारखंड के भी सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होगी, रुक रुक कर बारिश होगी। पछुआ हवा की वजह से कह सकते हैं कि बारिश में वो तेजी नहीं देखी जाएगी जो पिछले 2 दिन पहले दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश होगी और साथ ही वज्रपात होगा। वज्रपात को लेकर बिहार के 32 जिला में अलर्ट जारी किया गया है कि आप सावधान रहिए, ये वज्रपात से सावधान रहिए कि और बड़ी घटना घट सकती है और इसलिए खेत खलिहान में जाने से परहेज करिए। लेकिन झारखंड की भी स्थिति बहुत बुरी है। रांची सहित तमाम अगर हम बात करें इलाकों की बात करें, झारखंड की बात करें तो वहां भी मौसम काफी तेज बारिश हो रही है। और मौसम विभाग का क्या कहना है, झारखंड के मौसम विभाग का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सक्रिय रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो जमशेदपुर में मिली है। 55.4 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में देखने को मिली है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी जमशेदपुर में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अभी जो बारिश हो रही है उसका मुख्य कारक ये है। चलिए अलर्ट रहे बॉब लिंचिंग। जी हाँ, ये समस्तीपुर में कल घटना घटी थी। कहने के तो नाले विवाद की वजह से हत्या हुई, लेकिन उस हत्या के बाद भीड़ ने जिस तरीके से एक शिक्षिका जो गोली चलाने वाले जो उपमुखिया है उनकी पत्नी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उनके भतीजे के साथ जो व्यवहार किया गया, वो दिखा रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। ये हिंसा को लेकर हमारे दिमाग में किस तरह की चीजें चलनी शुरू हो गई है, ये समझने की जरूरत है। शिक्षिका बार बार भीड़ से कह रहा था कि हम गवाही देने को तैयार हैं, उन्होंने हत्या की है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। उस महिला शिक्षिका, सरकारी शिक्षिका थी, उसको पीट पीट कर नंगे करके उसको मार दिया गया। उसके भतीजे को उसके आंख के सामने मार दिया गया और उनकी बेटी के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया गया है। ये मॉब लिंचिंग, ये कहाँ जा रहा है हमारा समाज, ये समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं। इस धर्म के नाम पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या इस हिंसा को
के सहारे जो चीजें सामने आने वाली है, आने वाले वर्षों में जो चीजें दिख रही है, हम अपने भविष्य को यही सौंप के जाएंगे? ये सोचने की जरूरत है। इतना नफरत, घटनाएं घटती हैं, घटनाओं कई जगह इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हत्या हुई, लेकिन अब हत्या होने के बाद उस मासूम का ने क्या बिगाड़ा था, उस महिला ने क्या बिगाड़ी थी? एक शिक्षिका है, स्कूल में जाकर वो पढ़ाती है, उनको आप ईंट पत्थर से नंगे करके पीट के मार मार के आप उसकी हत्या कर देते हैं, उसके भतीजे की हत्या कर देते हैं, उसकी बेटी के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं। ये कौन सा चेहरा है? हमारे साथ मंटू जुड़ा है। मंटू, कार्रवाई हुई है कि नहीं? जो लोग इस मॉब लिंचिंग में शामिल हुए हैं उन पर कार्रवाई हुई है अभी तक कि नहीं? अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जहां कल जो है जो दूसरे पक्ष मुखिया के घर जो है आग लगा दी गई थी, अब तक उस भीड़ पर, जिस भीड़ ने महिला, उस शिक्षिका और उसकी बेटी और उसके भतीजे को, उसकी बेटी जो है बुरी तरह जख्मी है, जो अस्पताल में अभी भी भर्ती है, लेकिन पुलिस जो प्रशासन के द्वारा भले जो है गश्ती दल अभी भी वहां पे मौजूद है, लेकिन पुलिस वहां कैंप कर रही है, लेकिन अब तक जो है कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे जो है भीड़ तंत्र को रोका जाए। मंटू जुड़े हुए थे समस्तीपुर से, जो कह रहे हैं कि अभी भी मॉब लिंचिंग को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, अपराधियों को बचाना आने वाले जनरेशन कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप पूरी जनरेशन को हिंसा की तरफ धकेल रहे हैं। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।